नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सबका यूजीसी नेट की लाइव क्लास में। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चल रही है क्लासेस की कड़ी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और अब तक आपने इस कड़ी में 4 क्लासेस देख ली, आज 5वीं क्लास है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहाना है, उद्देश्य तो ज्ञान बढ़ाना है। तो आशा करता हूँ आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1। पेपर 1 के पिछले सालों के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। When students place themselves close to certain communication sources, it will lead to। देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन की एक बड़ी, आपको मैं आज कम्युनिकेशन टॉपिक का क्वेश्चन है तो कम्युनिकेशन की एक बड़ी विशेष बात बताता हूँ आपको। कम्युनिकेशन शब्द जो है, जिसको हिंदी में आप संचार कहते हैं, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? असल में क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन के टॉपिक को, उस सिस्टम को, उस चीज को समझना बहुत जरूरी। वो समझ विकसित हो गई तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। और एग्जामिनर, खास तौर से यूजीसी नेट का एग्जामिनर या प्री पीएचडी का जो एग्जामिनर होता है, इस लेवल का जो एग्जामिनर होता है, वो क्वेश्चन को कभी भी किताबी भाषा से नहीं पूछता। आपको कभी भी किताबी भाषा नहीं मिलेगी यूजीसी नेट के तो पेपर में, और एक भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 50 में से कोई एक क्वेश्चन किताब का आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं आता, एक भी नहीं मिलेगी, एक भी। हर एक क्वेश्चन में आपसे एक ही उम्मीद की जाती है कि आपको उस टॉपिक का ज्ञान है क्या, उसकी टॉपिक की नॉलेज आपको इन डेप्थ है क्या। जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं, संचार या संप्रेषण की बात करता हूं, तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन की, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले हम, है ना। संचार भी कहते हैं इसको, संप्रेषण भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी के शब्द ज्यादा होते हैं, इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो एक ही होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा शब्दों से परिचय करना पड़ता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन का एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं SMCR मॉडल। कम्युनिकेशन शब्द या संचार जो शब्द होता है, वो दरअसल एक खास प्रक्रिया का द्योतक है। एक इट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग अ फिक्स्ड प्रोसेस। वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसको बार्ले ने बोला था, बार्लोज मॉडल बोलते हैं उसको, SMCR मॉडल। तो बार्लोज SMCR मॉडल है जिस पर बेस्ड है ये हमारा जो टॉपिक है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है। SMCR, S फॉर सेंडर, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर। तो SMCR है। अब सेंडर मैसेज भेजता है, ठीक। मैसेज कैसे भेजता है? चैनल के थ्रू भेजता है। इस मैसेज को कौन रिसीव करता है? रिसीवर। और रिसीवर फिर फीडबैक देता है। मैं फीडबैक इसमें जोड़ रहा हूं
फीडबैक हर मॉडल में नहीं होता, SMCR मॉडल में फीडबैक नहीं होता, लेकिन टोटल कम्युनिकेशन की अगर बात करें और सर्कुलर मॉडल की बात करें तो उसमें ये फीडबैक होता है। तो मैं एक बार जनरल कम्युनिकेशन के मॉडल की बात कर रहा हूं जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल या सर्कुलर में होता है, तो उसमें फीडबैक होता है। अब ये जो 4 मेंबर हैं ये कौन कौन है? पहला सेंडर यानी प्रेषक, जो संदेश भेजने वाला, स्रोत, सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। मैसेज यानी संदेश, मैं आशा कर रहा हूं नोट्स कॉपी सबकी खुली हुई है। चैनल यानी माध्यम, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। अच्छा, एक चीज और है, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अंग्रेजी के नाम भी पता होने चाहिए। हिंदी के नामों से तो वास्ता करना ही करना है, अंग्रेजी के नाम पता होंगे तो आपके लिए फायदा है, इसलिए मैं दोनों नाम लिख रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ इंग्लिश के नाम देखने। और फीडबैक यानी पृष्ठपोषण या प्रतिक्रिया जिसको आप कहते हैं। अब सुनिए, ये तो एक कम्युनिकेशन का सिंपल प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का जनरल प्रोसेस यही होता है। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो उसने बात पूछी उसमें एक खास बात है। रिसीवर कई बार क्या करता है, उसके पास संदेश एक जगह से नहीं आते। जब मास कम्युनिकेशन होता है या जब बहुत सारा संचार होता है एक साथ, तो रिसीवर या प्राप्तकर्ता के पास में बहुत जगह से संदेश आने की रास्ते होते हैं, और तब वो संदेश कहां से लेगा ये उसकी मर्जी होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मुझे न्यूज सुननी है। अब न्यूज मुझे प्रेषित करने वाला, मैसेज भेजने वाला या न्यूज देने वाला, एक है अखबार आता है मेरे घर में सुबह, एक टीवी पे न्यूज आती है, एक यूट्यूब पे भी न्यूज मिलती है मुझे, एक व्हाट्सएप पर भी न्यूज आजकल चैनल चल गए, एक आपके टेलीग्राम पे भी रेगुलर न्यूज कोई ना कोई कुछ ना कुछ चैनल होता है जिसपे आ जाती है। आपके ऑनलाइन गूगल में सर्फिंग करेंगे तो गूगल क्रोम में भी रेगुलरली न्यूज के चैनल्स हैं, उनमें चलती है। रेडियो एक और माध्यम है जिसपे मुझे न्यूज मिल सकती है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं अपना जो एक्सपोजर है, मेरा जो मैं कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो किससे करूंगा। मेरी जो क्रियान्विति है, जो अंतःक्रियात्मकता है, वो मैं किससे करूंगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं या तो टीवी की न्यूज सुनूंगा और या मैं यूट्यूब पर देखूंगा। इसको कहते हैं सिलेक्टिव कनेक्टिविटी या सिलेक्टिव एक्सपोजर, कि मैंने बहुत सारे संचार के चैनल्स में से, बहुत सारे कम्युनिकेशन के सोर्सेज में से एक लिमिटेड या फिक्स्ड सोर्स चुन लिया और मैं वहीं से ही मैसेज रिसीव करूंगा। तो दोस्तों, जब स्टूडेंट्स के पास में मैसेज के जो सोर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। आज यूजीसी नेट की क्लासेस को ले लीजिए, आप यूट्यूब पे खोलते हैं तो यूजीसी नेट पेपर 1 को पढ़ाने वाले आपको एक नहीं 20 टीचर मिल जाएंगे। अब आप कहते हैं नहीं, मैं तो अनिल सर की क्लास ही देखूंगा। तो अब आपने क्या किया, या मैं उत्कर्ष के टीचर्स की क्लास देखूंगा, या मैं XYZ टीचर की क्लास देखूंगा। तो अब आपने अपने आप को सिलेक्टिव कर लिया। आपने अपने जो स्रोत हैं, आपने जो चयन है, जहां पर आपको जानकारी लेनी है, उन चैनल्स के चयन, उस एक्सपोजर के, उस माध्यम के चयन को आपने फिक्स कर लिया कि मेरे पास समय कम है, मेरे को ऐसे व्यक्ति कोई क्लास ही लेनी है जिस पे मुझे भरोसा हो जाए। मुझे ये भरोसा हो गया कि अनिल सर की क्लास लूंगा तो 2 बातें होंगी। पहली, जो जानकारी मिलेगी वो सटीक मिलेगी, सत्य मिलेगी, गलत जानकारी नहीं मिलेगी। और दूसरी, संपूर्ण मिलेगी। मुझे फिर इधर उधर देखने की जरूरत खत्म हो गई। ऐसे मैं 10 चैनल देखूंगा, उसमें आधी अधूरी जानकारियां मिलेंगी और बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई। अब ये सिलेक्टिव एक्सपोजर है ना, चयनात्मक प्रकार का आपने अभिमुखीकरण कर दिया। अभिमुखीकरण मतलब अपने आप को अपने एक्सपोज कर दिया कि मैं इसको ही देखूंगा। तो जब स्टूडेंट्स किसी संप्रेषण स्रोत को अपने आप को निकट रखते हैं, जब स्टूडेंट्स अपने आप को किसी एक खास चैनल या खास कम्युनिकेशन सोर्स के पास रखते हैं, तब ऐसे कम्युनिकेशन में उसे कहा जाता है सिलेक्टिव एक्सपोजर, चयनात्मक
अभिमुखीकरण, यानी मैं तो सिलेक्टिव ही चैनल्स देखूंगा, मैं सबको नहीं देखूंगा। और आपको अंदर की बात बताऊं, मैं तो खुद भी स्टूडेंट रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अब दिन भर रहता हूं, परिवार से ज्यादा मैं स्टूडेंट्स के साथ समय बिताता हूं, तो मैं स्टूडेंट्स की बहुत सारी बातें सुनता रहता हूं। उनसे मैंने एक चीज देखी और जानी और सीखी कि वाकई में आप जब बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे चैनल्स में सर्फिंग करते हो ना रैंडम, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारी जानकारियां बिखरी हुई मिलती है और उसमें कुछ गलत भी होती है, तब सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। और मुझे तो क्लास में बहुत फेस करना पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर आप सी बता रहे हो, किताब में बी लिखा है। तो मैं बोलता हूं हाँ बेटा, किताब में गलत छपा हुआ है, उसको ठीक कर, और मैं सी क्यों बता रहा हूं उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं, मैं उसको साबित करता हूं। और अगर आपके समय है तो उस किताब के पब्लिशर को आप चिट्ठी लिखिए या मेल करिए या फोन कीजिए कि ये आपकी किताब में मिसप्रिंट है, ठीक करिए इसको। हम कंफ्यूज होते हैं इससे, बार बार अनिल सर से थोड़ी पूछेंगे। तो अब ये सिलेक्टिव एक्सपोजर जरूरी भी है। अच्छा कम्युनिकेशन, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सिलेक्टिव एक्सपोजर जरूरी भी है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन का ही है। क्लासरूम कम्युनिकेशन involves the clear decoding of messages by the students। ये जो क्वेश्चन है ये assertion रीजन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल। assertion रीजन का मतलब होता है अभिकथन और कारण। एक तो पहले तो यह समझना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व मतलब कैसे करेगा एग्जामिनर, चाहता क्या हमसे। पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी, सब्जेक्ट में भी ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक बात सुन लो आप, असर्शन और रीजन ये दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। आपको काम ये करना होता है कि पहले आपको असर्शन नाम के एक वाक्य जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको पढ़ करके वो सही है कि गलत है अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक वो चेक करना है। फिर आपको रीजन चेक करना है कि रीजन वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने आप में सही है क्या, और फिर जब दोनों सही हैं तो आपको यह देखना है कि क्या असर्शन वाली स्टेटमेंट का कारण ये नीचे वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट ही है, क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट इसीलिए सही है क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट कारण है उसका। अगर ऐसा है तो फिर एक ऑप्शन मिलेगा कि दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। ऐसे 4 ऑप्शन फिक्स ऑप्शन है इसके, ये 4 होते हैं। कई बार दोनों गलत है भी ऑप्शन में होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन है असर्शन का कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। अच्छा पहले तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। कक्षागत संचार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कंप्लीट चैप्टर है आपके सिलेबस का, और न सिर्फ कंप्लीट चैप्टर है बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें जो आप मेरे से पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की, क्लासरूम कम्युनिकेशन में, वो टीचिंग से संबंधित है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर बार क्वेश्चन पक्का आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको आने वाले दिनों में भी लिखाऊंगा और आगे चर्चा में भी काफी बातें करेंगे और आज भी करेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा का संचार कैसा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये होता क्या है। देखिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा शब्द है। कम्युनिकेशन या संचार एक ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र में लगता है, चाहे वो आप बिजनेस ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स ले लीजिए, चाहे रिलीजन ले लीजिए, चाहे आप विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, चाहे वो आप धर्म या रिलीजन मैंने बता दिया वो ले लीजिए, चाहे आप आपसी संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे समाज सोशल लाइफ ले लीजिए, आप यू नेम इट वी हैव इट। आप जो क्षेत्र बोलेंगे वहां कम्युनिकेशन की जरूरत है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ होता ही नहीं। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इन्वॉल्व्स एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर चीज इसमें शामिल। तो भाई टीचिंग कैसे छूटेगी। टीचिंग एंड लर्निंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन।
टीचिंग एप्टीट्यूड में जब मैं लिखाता हूं क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, तो उसमें एक क्वालिटी, टॉप क्वालिटीज में से एक क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कला। अगर एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, संप्रेषण कला अच्छी नहीं है, तो वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी नॉलेज हो, वो अपने ज्ञान को डिलीवरी नहीं कर पाएगा, वो स्टूडेंट के दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसके लेवल पे जाके उस सब्जेक्ट को समझा ही नहीं पाएगा। तो उसके ज्ञान का क्या फायदा, उसकी डिग्रीज का क्या फायदा। आज मैं पीएचडी डिग्री होल्डर हूं, खूब ज्ञानी हूं, खूब सारी डिग्रीज हैं मेरे पास, इससे क्या फर्क पड़ा अगर मैं आपको समझा नहीं सकता अपनी बात। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं, अरे वो होता है ना, वो जो उसमें लगता है वो होता है ना, वो और वो जिसमें वो लगता है वो, अरे वो होता है ना वो, आप कहोगे यार ये क्या आदमी है यार, इसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, ना मुझे समझ आ रहा ना इसे समझ आ रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ पे जो है ना वो आपके तक पहुंचाना, आपके ज्ञान को दूसरे तक डिलीवर करना कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो मैसेज है, वो जब तक सामने वाले तक पहुंचा नहीं वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट की लर्निंग में सबसे बड़ा योगदान देती। और क्लासरूम कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1, क्लासरूम कम्युनिकेशन या तो सर्कुलर होना चाहिए और या ट्रांजैक्शनल होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। या तो वृत्तीय, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोलता जा रहा हूं, या तो वृत्तीय या वृत्ताकार होना चाहिए या अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं। कम्युनिकेशन के 3 मॉडल्स होते हैं, लीनियर कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। और ये 3 मॉडल्स, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल, इंटरैक्टिव भी बोलते हैं सर्कुलर को, ये 3 मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन। इन तीनों मॉडल्स में ये 3 टाइप्स है मॉडल्स की, और अब इसमें कई मॉडल्स है। जैसे लीनियर कम्युनिकेशन में आप मेरे से पढ़ेंगे एरिस्टोटल का मॉडल, है ना, आप मुझसे पढ़ेंगे शैनन वीवर का मॉडल। इंटरैक्शन मॉडल में आप पढ़ेंगे मेरे से आप वेस्ली मैकलीन का मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में आप मेरे से पढ़ेंगे फ्रैंक डैंस का हेलिकल मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स हमारे कोर्स में है, आपको पढ़ने हैं ये सारे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। क्लासरूम में ये जो चीजें हम पढ़ाते हैं, लेकिन इनका सबके पीछे असली कहानी क्या है? असली कहानी है कि क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है, जो कक्षागत संचार है टीचर का, वो लीनियर नहीं होना चाहिए। लीनियर नहीं होना चाहिए। कक्षागत संचार अगर लीनियर है, लीनियर मतलब रेखीय संप्रेषण, रैखिक संप्रेषण, एक मार्गीय संप्रेषण। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये लीनियर, सर्कुलर, ट्रांजैक्शनल क्या भला है ये, तो मैं तीनों समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लो, आप बस नोट्स कॉपी और पेन चलते रहना चाहिए। दोस्तों लीनियर कम्युनिकेशन सुनो क्या है। लीनियर कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें एक तरफा संचार होता है, एक मार्गीय संचार। लीनियर या रेखीय संप्रेषण बोलते हैं इसको। लीनियर कम्युनिकेशन यानी वन वे कम्युनिकेशन, एक मार्गीय संचार। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसमें फीडबैक नहीं होती, नो फीडबैक, पृष्ठ पोषण नहीं होता। हिंदी में मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो सुन के लिखेंगे नोट्स, इंग्लिश वाले देख के लिखेंगे। एक मार्गीय संचार होता है, पृष्ठ पोषण का कोई स्थान नहीं होता। अब ये बताइए, अगर क्लास में लीनियर कम्युनिकेशन होगा तो सिर्फ टीचर बोलेगा और स्टूडेंट, टीचर बोलेगा और स्टूडेंट सुनेगा, लेकिन टीचर एक्टिव होगा और स्टूडेंट इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय और टीचर एक्टिव। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सोचिए, अगर स्टूडेंट के कोई चीज समझ नहीं आई और उसे पूछनी है तो वो क्या पूछ पाएगा? क्या नहीं पूछ पाएगा। तो कक्षागत संचार, क्लासरूम कम्युनिकेशन कभी भी लीनियर नहीं होना चाहिए। अब सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है, आज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, इसके डिटेल्स तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है।
पर आपको मैंने आइडिया दे दिया जिससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। सर्कुलर कम्युनिकेशन या वृत्ताकार या इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको, इंटरैक्टिव, अंतःक्रियात्मक, इंटरैक्टिव या अंतःक्रियात्मक या वृत्ताकार या वृत्तीय संचार, ये वो संचार है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन, द्विमार्गीय संचार होता है। इसमें फीडबैक का स्थान है, पृष्ठपोषण है, फीडबैक है, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट जवाब देता है, स्टूडेंट, टीचर कोई बात बोलता है तो स्टूडेंट उसको सुझाव भी देता है, ओपिनियन भी रखता है, अपनी बात भी रखता है। डेमोक्रेटिक वातावरण होता है। स्टूडेंट को बोलने की इजाजत होती है कक्षा में, इसमें नहीं होती। और ट्रांजैक्शनल होता है जिसमें आपस में डिस्कशंस होते हैं, वार्तालाप होती है, उसे ट्रांजैक्शनल कहते हैं। तो ट्रांजैक्शनल को लेन देन मॉडल भी कह देते हैं। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शनल मॉडल में टीचर और स्टूडेंट जब चर्चा होती है क्लास में, डिस्कशन मोड में कोई चीज चलती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो टीचिंग का मेथड है, या जब स्टूडेंट और टीचर आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कशन स्ट्रेटेजी मेथड ट्रांजैक्शनल होता है, जब स्टूडेंट भी अपनी बात बोलता है और टीचर भी बोलता है। तो ये सर्कुलर और ट्रांजैक्शनल होना चाहिए क्लास में, लीनियर नहीं होना चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट्स। अब जो अभी मैंने आपको याद होता है, एक वो SMCR की बात करी थी ना, तो ये सेंडर जब मैसेज भेजता है तो सेंडर इस मैसेज को एनकोड करता है, संकेतन, और रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है तो उसको डिकोड करता है। इसको कहते हैं विसंकेतन, इसको कहते हैं संकेतन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी मैसेज को डिकोड करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर डिकोडिंग अगर होगी मैसेज की, स्टूडेंट को स्पष्ट विसंकेतन करना है। अब इसका मतलब क्या, यानी टीचर ने जो भी पढ़ाया या जो भी बात कही, वो बात स्टूडेंट सही मायने में पूर्ण अर्थ सही समझ पा रहे हैं क्या, उसको क्लियर डिकोडिंग कहते हैं। जो टीचर कह रहा है उसको आप सही समझ पा रहे हो क्या। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, बचपन में क्लास में टीचर कुछ कह देता है और आप अपने साथी से पूछते हो, यार वो अभी टीचर ने क्या कहा, उसका मतलब क्या था, मतलब टीचर कहना क्या चाह रही थी। अब ये क्लियर डिकोडिंग नहीं है, आप सही नहीं समझे टीचर क्या बोला। फिर वो आपको आपका दोस्त समझाता है, यार वो टीचर ऐसे कह रही थी, इसका ये मतलब है और ऐसे करना है हमको। ये क्लियर डिकोडिंग। तो क्लियर डिकोडिंग होनी चाहिए, हाँ, असर्शन बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन होना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग रिडंडेंसी, दोस्तों रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। मैं आपको साथ साथ हर एक शब्द का अर्थ भी समझाता जाऊंगा। रिडंडेंसी मतलब रिपीटिशन, रिडंडेंसी मतलब रिवाइज कराना, बार बार बोलना। आपने देखा होगा, मैं भी कई बार क्लास में कोई एक चीज को 2-3 बार दोहरा देता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर रिपीट करता हूँ। ये टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है, रिडंडेंसी। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये टूल है हमारे लिए टीचिंग की टेक्निक का। क्या टूल है ये, कि हमें जब पता है कोई चीज़, टॉपिक में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या कोई हार्ड वर्ड है और हमें पता है स्टूडेंट बार बार भूलेगा, तो स्टूडेंट को याद कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, रटाने के लिए कई बार रिडंडेंसी का प्रयोग करता है टीचर। रिडंडेंसी मतलब उसे रिपीट करना, रिवाइज करना, बार बार दोहराना। तो बाय इंक्रीजिंग रिडंडेंसी, दोहराने से, बढ़ाने से, वी कैन इंप्रूव द फिडेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। फिडेलिटी मतलब विश्वास, कम्युनिकेशन का, संचार का विश्वसनीयता बढ़ जाती। तो क्या मैं कोई चीज़ को दोबारा रिपीट जब करता हूँ, ऐसा बहुत बार होता है ना, कई बार कोई पहली बार कोई चीज़ सुनी तो विश्वास नहीं होता या ध्यान से नहीं समझ में आती, लेकिन जब दोबारा टीचर रिपीट करता है और दोबारा समझाता है, हाँ यार अब समझ में आ गया क्या कह रहे सर, फिर विश्वास हो जाता है, वो विश्वसनीयता बढ़ जाती है संचार की। तो ये सही बात है। तो ये भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विशेष विश्वसनीयता बढ़ा देते हैं। अतिशयता मतलब कोई चीज को 2 बार 3 बार, एक से ज्यादा बार बोलना, दोहराना, है ना। अब दोनों सही हैं, तो क्या मैं आपसे पूछता हूं, इसकी ये सही व्याख्या है क्या? क्या कक्षा का संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अतिशयता की वृद्धि करने से संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है?
नहीं, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्लियर डिकोडिंग मैसेजेस की होनी चाहिए या होती है, उसमें इन्वॉल्व होती है, और रिडंडेंसी बढ़ाने से आप कम्युनिकेशन की विश्वसनीयता बढ़ाते, लेकिन उसका डिकोडिंग से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका आंसर है दोनों सही हैं, लेकिन इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, और वैसे ऑप्शन में भी एक ही है आपके पास, दोनों सही हैं और दोनों सही हैं किंतु सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमें ये बोलना है, खाली फर्स्ट वाला नहीं बोलना है, सेकंड बोलना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये पिछले सालों के क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। फ्लीटिंग चेंजेस दैट अकर इन फेशियल एक्सप्रेशन। पहले तो फ्लीटिंग शब्द का मतलब क्या है, पहले तो वो बता दूं। फ्लीटिंग शब्द का मतलब क्या होता है और फ्लीटिंग वर्ड कहां पे आता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, फ्लीटिंग शब्द का मतलब होता है क्षणभंगुरता। फ्लीटिंग मतलब क्षणिक परिवर्तन। और फ्लीटिंग, कौन सी चीज फ्लीटिंग होती है? माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब मैं बताता हूं ये माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, और इस कम्युनिकेशन को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार। देखिए, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि शाब्दिक संचार से अशाब्दिक संचार ज्यादा सशक्त है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन वर्बल कम्युनिकेशन। न सिर्फ मोर पावरफुल है, बल्कि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। एक वैज्ञानिक था मेहराबियन, उसने एक रूल दिया था 738-55 का रूल, और उस रूल के अनुसार आप जो कम्युनिकेशन या जो संचार में जो आप लर्निंग करते हो, जो अर्थ समझते हो, उसमें से सिर्फ 7% है जो शब्दों का रोल है। आपको पता है, अभी आप मेरी जो क्लास देख रहे हो, तो मेरे जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसका रोल सिर्फ आपकी समझ में 7% है, 7, ओनली 7। बाकी का 93% जो है वो क्या क्या है? 38% है मेरे बोलने का तरीका, वोकल। इसको 3V रूल कहते हैं, मेहराबियंस 3V रूल, वर्बल, वोकल, विजुअल। 7, 38, 55, मेहराबियंस 3V रूल। वी, वर्बल, वोकल, विजुअल। वर्बल मतलब शाब्दिक, 7% ही शब्दों का अर्थ है, शब्दों का ले लेना 7% ही आपकी समझ में। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अभी बोलना बंद कर दूं, बिल्कुल चुप हो जाऊं, या मैं शब्दों को बिल्कुल, आपको आज लीनियर कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब रेखीय संचार होता है। अब बोलने का तरीका एक ही है, सेम स्ट्रीम, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई वोकल नहीं। दूसरी बात, मैं ये कुछ भी नहीं लिखूं, ये कुछ भी नहीं दिखाऊं, बस बोलता जाओ। पीछे काला ब्लैक बोर्ड, कुछ नहीं है, अब बोलता जा रहा हूं। कितना % पल्ले पड़ेगा? आप तो बोलोगे कुछ नहीं पल्ला पड़ेगा लेकिन 7%। 38% रोल है वोकल का। वोकल मतलब पैरा लैंग्वेज, बोलने का तरीका। आपने कई बार देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के बोलने का तरीका, जो कवि होते हैं उनकी कई बार एक ही कविता एक व्यक्ति बोलता है और उसी को कोई अच्छा शायर सुनाता तो बड़ा अच्छा लगता है, वही कविता अच्छी लगती है। आजकल ये रैप सिंगर्स आ गए, मतलब बताइए आप, मैं तो खाना खा रहा था, अब मैं तो खाना खा रहा था लाइन को रैप में ऐसा गा देंगे, इतना अच्छा लगने लग जाता है वही, मैं तो खाना खा रहा था। अब बताइए साहब, बोलने का तरीका, म्यूजिक, लय, उसी को बदल दिया तो अच्छा लगने लग गया। 38%। अब आप बोलेंगे यार ये तो 45 ही हुआ, अभी भी 55 बचा। वर्बल हो गया, वोकल हो गया, फिर क्या बचा? विजुअल। 55% विजुअल है। अनिल सर दिखने बंद हो गए ना, अभी लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, सिर्फ आवाज आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है, तो 45% ही पल्ले पड़ेगा। 55% इस चेहरे की कीमत समझो। अब 55% शक्ल की कीमत है। अरे शक्ल तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। 55% विजुअल्स। आपको ये जो बोर्ड पे मैं चित्र दिखाता हूं, ये जो नोट्स दिखाता हूं, ये लाल नीले काले पीले से तरह तरह के रंगों से उसको सजाता हूं, हैं?
और मैं जो एक्सप्रेशंस बना करके इशारों से चित्रों से करता हूं, इसमें एक और चीज भी आती है, मेरे चेहरे के हाव भाव बदलते रहते हैं। उसमें कुछ ऐसे हाव भाव होते हैं जो बहुत क्षणिक होते हैं, एक माइक्रो एक्सप्रेशन होता है, एक सेकंड के लिए आएगा फिर चेंज चला जाएगा। बोलते बोलते टीचर मुस्कुरा देता है, फिर गुस्सा हो जाता है। ये जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, इसको माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये फ्लीटिंग होते हैं। फ्लीटिंग मतलब क्षणभंगुर होते हैं, क्षणिक होते हैं, सडन चेंजेस वाले, तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे फ्लीटिंग चेंजेस होते हैं, ये माइक्रो एक्सप्रेशन। और सुनो, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया। एक बार उल्टा पूछा था कि माइक्रो एक्सप्रेशंस किस तरह के होते हैं, और 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था फ्लीटिंग। 2018 में आया था, ये 2019 में आया था। और अब ये आ गया अगले साल का, इसमें आ गया कि उल्टा पूछ लिया कि फ्लीटिंग चेंजेस दैट अकर इन फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर जो टीचर के एक्सप्रेशन होते हैं क्लासरूम में, और जो फ्लीटिंग होते हैं, फ्लीटिंग मतलब आते जाते बदलते रहते हैं, क्षणिक परिवर्तन होता रहता है, वो कौन से हो कहलाते हैं? तो वो माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं भाई। माइक्रो एक्सप्रेशन मतलब मोहे तरेरना, आंखें करना, मुस्कुराना, यूं करना, ये करना इंपॉर्टेंट है, ये करना, ये छोटे छोटे, ये तो चलो एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो जेस्चर्स हैं। लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशन चेहरे पे आते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति से जब बात करते हो, उसके चेहरे को देखते हो, कई बार चेहरा ही बहुत कुछ कह देता है ना? वो है ना गाना, चेहरा ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कहीं, तो अब चेहरा ही बोलता है। चेहरे में कई एक्सप्रेशंस होते हैं, तो चेहरे के कई बार छोटे छोटे, मुस्कुराहट है, टीचर कोई चीज एकदम सीरियस हो जाता है, कई बार मुस्कुराहट, ये सारे माइक्रो एक्सप्रेशंस है। माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट्स, माइक्रो सूक्ष्म क्षणिक संचलन। ठीक है दोस्तों, तो फ्लीटिंग चेंजेस यानी कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन, फ्लीटिंग चेंजेस, क्षणिक परिवर्तन जो आते हो जाते हैं चेहरे पर, उनको कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। नाम है माइक्रो एक्सप्रेशन। इसने एग्जामिनर ने देखो क्या लिखा है, माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट्स। ये भी एक बात है, किताबी ज्ञान, मैंने फिर बोला किताबी भाषा का रटा हुआ नहीं चलेगा। मैं तो माइक्रो एक्सप्रेशन लिखा दिया, आपको समझा दिया नोट्स में, और देखो माइक्रो एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखा हुआ है, माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट्स, एक ही तो बात है। तो ये आपका फ्लीटिंग चेंजेस का आंसर है। चले आगे बच्चों, सूक्ष्म क्षणिक संचलन, चेहरे पर जो सूक्ष्म क्षणिक क्षणभंगुर जो एक्सप्रेशंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपने आज नोट्स उतारते चलना है ना, कॉपी में लिखते जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज जो भी हो लिखते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। लीजिए, फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि क्लासरूम में जब डिकोडिंग प्रोसेस करता है बच्चा, तो उसके सही चरण क्या है? तो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं आंसर देने की। जब डिकोडिंग प्रोसेस बच्चा करता है, उसमें सबसे लास्ट में फीडबैक आता है। फीडबैक सबसे लास्ट में होता है, पृष्ठ पोषण सबसे आखिरी में आता है, और ऑब्जर्वेशन अगर लिखी हुई है तो सबसे पहले आएगी, है ना, या इंटरप्रिटेशन है वो पहले आता है। तो अब इसमें देखिए आप, बी ऑप्शन में फीडबैक पहले आ गया, ये रिजेक्ट है। मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं जिससे आप तुरंत देखते आंसर दे दोगे। तो फीडबैक तो हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा है इवैल्यूएशन। तो सुनिए, इवैल्यूएशन शब्द का मतलब होता है मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन किसी चीज का तभी तो करोगे जब सुनोगे फिर समझोगे, फिर मूल्यांकन करोगे। भाई स्टेप तो यही होगा ना, आप मेरे शब्दों को पहले सुनोगे किससे? कानों में जाएगा, आपकी के जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे मेरा कनेक्शन होगा, यानी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट सबसे पहला स्टेप के जो स्टूडेंट है वो टीचर की बात को सुनेगा, देखेगा, तभी तो समझेगा। पहले मूल्यांकन थोड़ी कर देगा, पहले तो सुनेगा, सुनने के बाद समझेगा, अपने शब्दों में इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब समझेगा, व्याख्या करेगा, बोध, इंटरप्रेट को हिंदी में बोध कहते हैं बच्चों, है ना।
और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मतलब ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्रिय जो कनेक्शन होगा, है ना। फिर सेकंड स्टेप, अब साहब इंटरप्रिटेशन कर लिया, एक बार सुन लिया, समझ लिया। अब जब समझ लिया तो मूल्यांकन करेगा, यार ये कह क्या रहा है आदमी, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। मूल्यांकन अब करेगा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। है ना। और फिर चौथे नंबर पे आएगा फीडबैक, पृष्ठपोषण। तो दोस्तों ये है वो 4 चीजें कक्षा में स्टूडेंट टीचर की सुनकर जो जिन 4 स्टेप से डिकोडिंग करेगा मैसेज को, वो ये 4 स्टेप्स हैं। यानी सबसे पहले इंद्रिया सन्निकर्ष, इंद्रियां कनेक्ट करेंगे आपसे, कनेक्ट होगी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। फिर इंटरप्रिटेशन होगा यानी निर्वचन, निर्वचन मतलब बोध करना। फिर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, और लास्ट में प्रतिपुष्टि, फीडबैक। आशा कर रहा हूं आप लोग साथ साथ नोट्स उतारते चल रहे हैं। ये क्वेश्चन का तो बहाना है, ज्ञान को कॉपी में डालना है। लिखिए इसको, ये टॉपिक है पूरा, इसको ऐसे लिखिएगा, प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग या स्टेप्स ऑफ डिकोडिंग इन द क्लासरूम, और ये 4 स्टेप्स हैं। चलें आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरी क्लासेस में, इस क्लासेस के बहाने, क्वेश्चंस के बहाने बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिलेंगी आपको, और मजा भी आएगा। लीजिए, मैं जो भी सिखा रहा था उसी पे देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया। भाई साहब क्या बात है। मैं कह रहा था ना, कम्युनिकेशन के 3 मॉडल होते हैं, लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल। देखिए उसी को पूछ लिया आप। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 तरह के होते हैं, लीनियर कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, 3 तरह के होते हैं। अब इन तीनों तरह के कम्युनिकेशन के दृष्टांतीकरण, एग्जाम्प्लिफिकेशंस के इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको उदाहरण दिए, कुछ 3 घटनाएं बताई, 4 घटनाएं बताई, उनमें से कौन सी घटना इसकी है, कौन सी इसकी है, कौन सी इसकी है। तो सुनिए, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बात सुन लो। लीनियर कम्युनिकेशन में टीचर सिर्फ लेक्चर देता है, स्टूडेंट सुनता और नोट करता है। तो लेक्चर अगर आ जाए यहां पर तो वो लीनियर कर देना। दूसरी बात, अगर यूं आ जाए, टीचर्स एक पाठ को पढ़ा देता है, लीनियर। टीचर ने स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दे दिया, व्यवस्थित रूप से उसने पठन कर दिया, या व्यवस्थित रूप से उसने पाठ्यक्रम की चर्चा की या पाठ्यक्रम को दिया, लीनियर। ये सब लीनियर है। कक्षा में टीचर ने व्याख्या करी विषय की, लीनियर। ठीक। दूसरी बात, स्टूडेंट तथा टीचर के बीच चर्चा हुई, या स्टूडेंट आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन समझते हैं ना, समूह चर्चा, तो ट्रांजैक्शनल। और कक्षा में टीचर प्रश्न पूछ रहा है और स्टूडेंट उत्तर दे रहा है, और स्टूडेंट अपने जिज्ञासाएं पूछ रहा है, ये है इंटरैक्टिव। तो मैंने आपको तीनों के समझा दिए। अब शुरू करते हैं पढ़ना। पहला है, सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। मैंने अभी क्या बोला था, मेंबर्स आर गिवन थीम्स ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन पे टॉपिक दे दिया, ग्रुप डिस्कशन करो। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है। देखिए, आपको मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बता दूंगा, वर्ड चुनते ही, सुनते ही आप चुन लोगे यार ये वर्ड है, तो अनिल सर ने बता दिया। की वर्ड दे दूंगा आपको टॉपिक के, यार ये टॉपिक में ये वर्ड दिख जाए ना जहां पर, ये टिक कर देना। देखो, अ टीचर इन द क्लासरूम प्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत कर देता है, लीनियर। तो दोस्तों, ए का तो सेकंड है, और मेंबर्स आर गिवन थीम्स ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिस्कशन, सी का तो फर्स्ट है।
प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड्स अ स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स। अब प्रिंसिपल ने स्टाफ मीटिंग बुलाई और बोला हाँ भाई तुम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखो। मैंने क्या बोला था, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टूडेंट आंसर कर रहा है, या स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम पूछ रहा है। ये कौन सा मॉडल है? इंटरेक्टिव है। चाहे वो टीचर स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल और टीचर्स की बात कर रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच में बात चल रही है कि अब उसने मीटिंग रखी है, बोला आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर टीचर प्रिंसिपल सुनेगा, फिर अपनी बात बोलेगा। इंटरेक्टिव, इंटरेक्शन, अंतरक्रियात्मक, इसको कहते हैं अंतरक्रियात्मक संप्रेषण। तो बी का हो गया 3, और ये तो चौथा तो बुद्धू बनाने के लिए दिया है, 3 के बदले 4 दे दिए कि कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई, वो बुद्धू भी नहीं बना पाए इसको देख के, क्योंकि इसमें तो ऐसे लिख दिया, टीचर स्टूडेंट इन कॉलेज गो ऑन रैम्पेज। शिक्षक भी छात्र भी खूब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। धमा चौकड़ी कौन मचाता है? आजकल तो बच्चे भी नहीं मचाते, टीचर तो वैसे ही नहीं मचाते, है ना। तो दोस्तों 2, 3, 1 ढूंढिए कहां पर है, और ये देखिए ये मिल गया हमको सी ऑप्शन, है कि नहीं। तो आया मजा, मतलब बातों ही बातों में तीनों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जड़ में चले गए अपन। बातों ही बातों में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तह पे पहुंच गए, पता चल गया लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, और ट्रांजैक्शनल क्या होता है। और फिर इसके मॉडल्स हैं बहुत सारे, इसके आपके कोर्स में मॉडल्स हैं लीनियर कम्युनिकेशन के, बहुत सारे मॉडल है। अरिस्टोटल मॉडल, बार्लो मॉडल, शेनन वीवर मॉडल, और फिर इंटरेक्शन का भी है वेस्ले मैकलीन मॉडल, ट्रांजैक्शनल का भी है डांस मॉडल, हेलिकल मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स ये अलग लगे, तो खैर आपके कोर्स में पढ़ना ही पड़ेगा उसको। बाकी एक चीज है कि अब ये तीनों मॉडल्स के बारे में हमको पता चल गया, अब क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो सकता। तो दोस्तों नोट्स उतारते चलना, आगे बढ़ रहे। इतने सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन के आगे देखिए, मैं तो पिछले सालों के क्वेश्चन इकट्ठे कर लाया था, मैंने देखा ही नहीं कि मिक्स वाले क्वेश्चन में, तो अच्छा ही हो गया कम्युनिकेशन। अब ये प्रपोजिशन वर्ड सुनते ही समझ में आ गया, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, इसमें भी आपको वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी पूरी पढ़नी है। और प्रपोजिशन शब्द का मतलब होता है तर्क वाक्य। प्रपोजिशन मतलब होता है कि प्रतिज्ञप्तियां भी बोलते हैं इसको, तर्क वाक्य भी बोलते हैं, प्रतिज्ञप्तियां भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इनके, प्रतिज्ञप्तियां, तर्क वाक्य, है ना। इंग्लिश में प्रपोजिशन, आर्ग्यूमेंट्स। तो दोस्तों प्रेमिस भी बोलते हैं, प्रेमाइसेस, है ना। ये प्रपोजिशन का मतलब होता है जैसे देसी भाषा में कथन। आपको कथन दे दिया मैंने, और कथन दे करके 2 या 3 कथन दे करके उस पर निष्कर्ष ढूंढने को कहा आपको। तो बोल रहा है कि अ क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशंस, तो कुछ तर्क वाक्य, कुछ कथन दे दिया आपको। क्लस्टर मतलब ग्रुप, गुच्छा, विद अ स्ट्रक्चर, और एक खास स्ट्रक्चर है उसका, दैट एग्जिबिट्स सम इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब निष्कर्ष निकलता है। तो एक ऐसी प्रतिज्ञप्ति का गुच्छा है जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शा रही है, और उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे चीजें जो संरचना है और अनुमान दर्शा रही है, तो इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट या तर्क वाक्य। मैंने आपसे कहा ही था अभी भी कि तर्क वाक्य ही कहते हैं इसको, एक और नाम है इसका तर्क वाक्य। तो सीधे सीधे डेफिनेशन है तर्क वाक्य की, इस पर तो चर्चा कर ही ली मैंने। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि नीचे 2 मैंने आपको कथन दे दिए और उसके नीचे 4 निष्कर्ष निकालने हैं, और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष इसमें से निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सम फ्लावर्स आर रेड, कुछ फूल लाल होते हैं, है ना। अब ये मैं इसको कहता हूं कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का मतलब होता है निरुपाधिक न्याय वाक्य। निरुपाधिक न्याय वाक्य आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसी के ये क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व करने का अच्छा तरीका है वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो सम फ्लावर्स आर रेड्स, सम फ्लावर आर रेड मतलब कुछ फूल लाल हैं। तो कुछ फूल लाल हैं का जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। और ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, है ना, ताकि इसके अंदर रोजेस भी डालने हैं। तो कुछ फूल लाल होते हैं, सम फ्लावर्स आर रेड। और फिर उसने कहा ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सभी गुलाब फूल होते हैं। तो सारे गुलाब फूल के अंदर आएंगे तो ये लो साहब
रोजेस मैंने इसमें डाल दिए, सारे गुलाब फूल के अंदर डाल दिए, सभी गुलाब फूल होते हैं। लीजिए सर, ये भी हो गया। अब इन दोनों कथनों का वेन डायग्राम मैंने बना दिया है और इस वेन डायग्राम से हम निष्कर्ष की जांच करेंगे। अगर कोई निष्कर्ष, अगर कोई कंक्लूजन इस डायग्राम से सत्य साबित होगा तो हम उसको सत्य मानेंगे, और अगर इससे सत्य साबित नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। पहला है सम रोजेज आर रेड, कुछ रोज रेड है। क्या आपको कुछ रोज रेड दिख रहे हैं? क्या रोज और रेड का आपस में टचिंग हो रही है? नहीं हो रही, तो रॉन्ग है। सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, कुछ लाल वस्तुएं फूल हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं, कुछ लाल तो फूल है, ये वो लाल है जो फूल है, तो ये तो सत्य बात है, तो इसको तो हम राइट करेंगे। फिर कहा सम फ्लावर्स आर रोजेस, कुछ फूल रोज हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ फ्लावर्स तो रोज हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, बिल्कुल हैं। ऑल रोजेस आर रेड, सारे रोज रेड है क्या? नहीं, सारे रोज तो रेड नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो गया बी और सी सही है। तो आंसर आ गया बी तथा सी सही है। लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, निरुपाधिक न्याय वाक्य टॉपिक का एक बहुत सरल सा क्वेश्चन, जिसमें आपको कथन दिए हुए थे और कथन से निष्कर्ष की आपने जांच की। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको यहीं पे रोकेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया इस बहाने, और फिर हम बाकी के क्वेश्चन अगली इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर हो जाएंगे। आज आपने लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन के बहुत सारी वैरायटी सीखी। देखिए, ये निरुपाधिक न्याय वाक्य या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की जब मैं बात कर रहा था ना आपसे, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, या इसका नाम है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, निरुपाधिक न्याय वाक्य। निरुपाधिक भी बोलते हैं, निरपेक्ष भी बोलते हैं। निरुपाधिक न्याय वाक्य या न्याय निगमन भी कह सकते हैं। निरुपाधिक न्याय वाक्य या निरपेक्ष न्याय वाक्य, इसका एक मानक रूप होता है। और दोस्तों, उस मानक रूप में एक खास बात होती है, और वो खास बात ये होती है कि वो ये कहते हैं कि निरुपाधिक न्याय इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए 6 नियम बनाए गए हैं, और वो 6 नियमों से बनता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। उन 6 नियमों में से एक नियम है कि निरुपाधिक न्याय वाक्य का स्ट्रक्चर 3 वाक्यों का, 3 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, जिसमें से पहले 2 स्टेटमेंट और तीसरा कंक्लूजन होता है। और इन तीनों स्टेटमेंट्स में 3 पद होते हैं, देयर आर 3 टर्म्स, हर एक पद 2-2 बार आता है। ये पूरा नियम है, पूरा स्ट्रक्चर है ये। बाद में इसी से कनेक्टिंग है सारा वेस्टर्न फिलॉसफी। बाद में आप पढ़ोगे कि इसी 6 नियमों के आधार पे अगर कोई नियम तोड़ा तो उससे बनेगी फैलेसी, जो कहलाती है फॉर्मल फैलेसी, औपचारिक युक्ति दोष। तो पहला है वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। तो देखिए, वेन आरेख संकेतन की स्पष्ट पद्धति है, बिल्कुल सच बात है। अभी अभी आपने किया भी था कि जब आप कोई कथन लेकर के उससे निष्कर्ष जांचते हो तो उन कथनों से आप वेन डायग्राम बनाते हो। अभी हमने भी बनाए थे, और हमने उसको बना करके उन कथनों से जो डायग्राम बनाए थे उसके आधार पे हमने निष्कर्ष को जांचा भी। सेकंड कहता है टू डायग्राम अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स आर ड्रॉन। तो यहां एक बात और बता दूं कि डायग्राम अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स आर ड्रॉन। तो किसी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के डायग्राम को, स्टैंडर्ड फॉर्म को डायग्राम करना है तो 3 अतिव्यापित वृत्त बनाए जाते हैं। बिल्कुल 100% सत्य बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन यूजीसी नेट में, और इसमें ऑप्शंस में एक छोटी सी गलती है। मैंने वो गलती चला करके ठीक नहीं करी, आपके सामने करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या गलती है, और इस पर बोनस मिला था, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आज सिखा रहा हूं। टू टेस्ट कैटेगोरिकल सिलोजिज्म 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स आर ड्रॉन। नहीं, 2 नहीं,
3 बनते हैं। वेन डायग्राम इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। बिल्कुल, वेन डायग्राम जो है वो इस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी, वैधता को चेक करने का एक मेथड है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर ए, बी और डी है। सी निश्चित रूप से गलत है ना। तो ए, बी और डी। तो अब इसमें ऑप्शन में ए और डी लिखा है, ए, बी और डी नहीं है, और उन्होंने ए और डी को सही माना था, लेकिन इसका सही जवाब है ए, बी और डी। ए, बी तथा डी। मैं आपको इसीलिए रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो बी वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कई बार आ गया नेट में, कई बार। ये 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स पूछते हैं, कभी 2 पूछते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ गया एग्जाम। तो ये इस बार इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ करी, वैसे पहले कभी नहीं हुई। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ए, बी तथा डी इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इसको प्रश्नों की क्लास को आज सीखा, और आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी क्वेश्चंस के बहाने, नोट्स भी उतारे। कल इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, फिर मुलाकात होगी कल नए क्वेश्चंस के साथ, नए ज्ञान के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो आज अनिल सर को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।